27/12/2025 को प्रार्थी जो है शंकर राणा ने थाना में आकर शिकायत दिया कि उसके साथ किसी अज्ञात आदमी ने फ़ोन लगाया। अब फ़ोन लगा के बोला कि आपका करीबन 70 लाख रुपए बीएसई स्टॉक एक्सचेंज में फ्रीज्ड है या जमा है, उसको आपको क्लेम करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है। इस आधार पर उन्होंने उसको झांसे में लेकर करीबन 5 अलग-अलग नंबरों से उनको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स, फर्जी डॉक्यूमेंट्स भेजे। उन डॉक्यूमेंट के झांसे में आकर उन्होंने उनको करीबन जो है विभिन्न अकाउंट में 30 लाख रुपए जमा करवा लिए। इस प्रकार से उनके साथ ठगी किया गया। इस पर हमने एफआईआर किया। एफआईआर कराने के बाद श्री अभिनव उपाध्याय एसडीपी फरासगांव के नेतृत्व में एक टीम बनाया। टीम ने विवेचना के विभिन्न तकनीकी एंगलों को एनालिसिस करते हुए इन्होंने आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की है। इनके बाद इन्हीं के नेतृत्व में हमने एक टीम भेजा जो दिल्ली गाजियाबाद गई और करीबन 10 दिन रहकर वहाँ पर इनके द्वारा विभिन्न लोगों से संपर्क करते हुए, टेक्निकल एनालिसिस करते हुए आरोपियों की पहचान की गई और उनको जो है पकड़ के ट्रांजिट रिमांड करके छत्तीसगढ़ लाया और यहाँ पर लाके विधिवत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बाकी टीम के जो गए थे वो यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे भी पूछताछ कर सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं वो आपको, और इनके द्वारा कैसे कैसे कार्य किया गया है, किन किन कठिन परिस्थितियों में ऐसे पहचान सुनिश्चित की गई वो ये बताएंगे। क्या होता है, इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म चीजें होती है। हर व्यक्ति का जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है उनके रिकॉर्ड इनके पास जो हमने लैपटॉप जब्त किए हैं उसमें प्रॉपर 150, 200, 250 लोगों का प्रीमियम रिकॉर्ड है। इसका मैच्योर कब हो रहा है, इसका मैच्योरिटी डेट क्या है, इसमें अमाउंट कितना जमा है। तो इस तरह से इतने सिस्टमेटिक तरीके से, और इनको कॉल इतने अच्छे से करने आता है, आपको मैं सैंपल दूंगा इनकी आवाज का कि आप स्वयं भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज हम इस तरीके से इतनी एनालिसिस करके इस बड़ी सफलता तक इसलिए पहुंच पाए हैं क्योंकि हमारी पूरी टीम डिटरमाइंड थी कि किसी भी कीमत पर हमको उनको लाना है और अपने प्रार्थी को न्याय दिलाना है। तो अब हमें न सिर्फ नितिन त्यागी के कहने पर हमको जो मेन आरोपी था रजा को पकड़ना लगभग असंभव था। अगर हमको नितिन त्यागी नहीं मिलता तो हमको रजा कभी नहीं मिलता। जो रजा है वो लगभग, आप मजे की बात ये, रजा जिस कंपनी में काम करता था 2010 से 2015 के बीच, वहां उसके जो बॉस थे आज वो उसके नीचे काम करते हैं। तरुण उसका बॉस था और रजा का बॉस तरुण था। अब तरुण रजा के नीचे काम करता है। रजा ने अपनी कंपनी भी खोल के रखी है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी, 1 नंबर की कंपनी। उस 2 नंबर के पैसे को इस 1 नंबर की कंपनी में वो लगाता है और उसकी इतनी क्लैरिटी है, उसकी जो क्रिमिनल क्लैरिटी इतनी तेज है कि वो अपना जो फोन काम के लिए यूज कर रहा है उस फोन से कभी और कोई कॉल नहीं करता, और फैमिली के लिए जो फोन है उससे कभी काम का कॉल नहीं करता। रजा के क्लोज एसोसिएट्स के पास भी आपको आश्चर्य होगा कि उसका पर्सनल नंबर नहीं है। तो रजा का पर्सनल नंबर किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ व्हाट्सएप से कनेक्ट करता है सभी से, और उस नंबर को सिर्फ 2 नंबर के काम के लिए इस्तेमाल करता है। और एक फोन ऐसा है उसका जिसमें सिर्फ वो व्हाट्सएप चलाता है और उसमें इंटरनेट दूसरे फोन से लेता है ताकि पुलिस उसका लोकेशन भी ना निकाल पाए। तो आप समझिए कि किस स्तर की जो अपनी बारीकियों से अपने आप को पुलिस से बचाने का इतने मल्टी लेवल का इन्होंने एफर्ट किया। लेकिन उसके बाद भी हमारी टीम को, हमारे टीम एफर्ट से, हमारी एनालिसिस से, हमारी टेक्निकल सुपीरियोरिटी से हमें इन अंतरराज्यीय गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। अब कुल हमारे 7 आरोपी पकड़ में आए हैं। फर्स्ट लेयर में हमने 3 आरोपियों को पकड़ा जिन्हें 8 तारीख को जुडिशियल रिमांड लेके हमने यहाँ भेज दिया। उसका नाम था इसरार अहमद, उसका बेटा अकील अंसारी और तीसरा शिवम गुप्ता। इसमें 2 म्यूल सिम, एक म्यूल सिम ऑपरेटर है जो म्यूल सिम अपने को देता है, प्रोवाइडर है। तीसरा जो बाकी 2 जो है वो म्यूल अकाउंट ऑपरेटर। उसके बाद हमें टोटल जो है उसके बाद और 4 आरोपी पकड़े, जिसमें सबसे पहले हमने नितिन त्यागी को पकड़ा। नितिन त्यागी जो है वो उसकी हमने रिमांड ली गाजियाबाद कोर्ट से। नितिन त्यागी के पश्चात हमको तरुण कौशिक जो मतलब इंटरनेशनल भी फ्रॉड करता है, उसमें हमें डाटा मिला है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से वो यूएसए, यूके और अलग अलग जगह के लोगों को भी वो ठगी करता है। अभी आपको उसका एक सैंपल हम दिखाएंगे भी। तीसरा जो बंदा था हमारा, जो मेन लिंचपिन था, जो इसके पूरा मास्टरमाइंड है, जो सालों से ऑपरेट करे, जिसके खिलाफ 2 मामले ऑलरेडी हैं, उसका नाम है रजा हुसैन पिता फिरई। ये मूलतः जो है उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल वो कई सालों से 10 से 15 साल से दिल्ली में निवास कर रहा है। और हमारे साथ है प्रदीप बघेल जो है उसने तरुण कौशिक से अकाउंट लिया था हमारे प्रार्थी को कॉल करने के लिए। वो फिर किसको प्रोवाइड किया वो भी विवेचना का विषय है, जिसको हम विवेचना के बाद बता पाएंगे। तो इस प्रकार से कुल 7 आरोपियों को हमने पकड़ने में सफलता हासिल की। नहीं, रजा जो है वो मूलतः बहुत उसकी क्लैरिटी है, वो इंडिया में ही फ्रॉड करता है जहां तक अभी हमको डाटा मिला है। उसके हिसाब से उसके इंटरनेशनल लिंकेज अभी नहीं मिले हैं, लेकिन हमें जो तरुण कौशिक के पास जो हम कुछ ऐसे डाटा मिले हैं जो इंटरनेशनल लिंकेजेस की ओर इशारा करते हैं। अभी हम उनकी पहचान कर रहे हैं, क्योंकि अभी फिर वहां पर वही कहानी समझ में आती है कि वो सब व्हाट्सएप कॉल से जुड़े होते हैं और ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है। साइबर फ्रॉड में आप एक को पकड़े तो सभी मधुमक्खियां उड़ जाएंगी।
तो ये इतना आप समझिए बात को कि वो इतना बारीक चीज है कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। इनको अगर 3 दिन तक एक दूसरे का कॉल नहीं आया तो इनका प्रोटोकॉल क्लियर है कि आपको फोन बंद करके 2 महीने के लिए कहीं बाहर चले जाना है, तो ये किसी धार्मिक स्थल में चले जाएंगे या शिमला चले जाएंगे, इनको पता है। उसके बाद वापस से लगेगा कि सब चीज शांत हो गई है। अब ये पैरेलली फॉलो भी कर रहे होंगे, अब ये फॉलो कर रहे होंगे बाकी आरोपीगण कि यहाँ क्या चल रहा है, इनके खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, अभी कितने दिन इनको जेल होगी, तो उसके बाद बैकग्राउंड से उनके सपोर्ट में आएंगे। इनके पास एक लीगल नेटवर्क भी है। आपको यकीन होगा ये रजा के पास प्रॉपर उसका एक लीगल काउंसिल है जिसके रेगुलर वो तनख्वाह देता है। एक आरोपी जो है उसके पास अपना लीगल काउंसिल भी है, तो वो उसको भी लगातार जो है आप समझिए कि उसको पता है कि पुलिस आएगी तो क्या करें। इनका प्रोटोकॉल बहुत क्लियर है, तो इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना हमारे लिए उतना ही चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हमें हर एक बारीकी से बीएनएसएस का पालन करना है। कहीं भी आप पालन से चूके तो जज साहब के सामने खड़े होकर वो हमसे लड़ने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर सर साहब ने ये कमी की है तो आप इनको रिमांड नहीं दे सकते, या इनको आगे आप जो है बेल क्यों नहीं देंगे। तो इस तरह की चीजें हमारी इतने चैलेंजेस। ये आरोपीगण प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले हैं, कोंडागांव जिले से कोई संबंध नहीं। नाम शंकरलाल राणा है सर। मैं विकासखंड बड़े राजपूत, जिला कोंडागांव, थाना फरसगांव, और मैं पेशे से शिक्षक हूँ सर। SBI लाइफ और डिजिटल लाइफ, इसमें 3 इंश्योरेंस करवाया था सर, लगभग 1 लाख रुपया का, 3 लाख का। और उसके बाद उन्होंने बोला एक कराना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको 71,72,000 पैसा आपका रिसीव हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा बोले। तो उनके कहने पर मैं झांसा में आ गया और उन्होंने मुझे बकाया डॉक्यूमेंट दिए पूरे 71,72,000 का। उसके बाद उनकी बातों पर विश्वास किया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने प्रक्रिया बताया अलग अलग, इस प्रक्रिया पूरा करोगे तो आपको 71,72,000 पूरा रिलीज हो जाएगा बोले। तो लगभग 2025 से डालवा है सर, 2025 शुरू करवाया। पहला रकम कितना डाला था? पहला रकम सर मैं लगभग वही 82,000। और सबसे ज्यादा रकम आपने कितना और कब डाला? हाँ, मैं जैसे निफ्टी के द्वारा मार्च में डाला सर, मार्च के नहीं, फरवरी के लास्ट में डाला सर। वो लगभग 1,25,000, 1.5 लाख ऐसा डाला। अच्छा, आपको कब महसूस हुआ कि आप ठगी के शिकार? हाँ, जब मेरे भांजे हैं धीरेन्द्र कुमार नाग, वो वेटनरी डॉक्टर हैं सर, उनको मैं 3 लाख रुपया लिया। मैं अपने भांजा है, मुझे पैसा जरूरत है, ऑनलाइन मतलब करना है, मुझे कुछ बीमा पैसा लेना है बोल के। तब उन्होंने बोले कि आप एक बार थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाया। रिपोर्ट दर्ज करवाया सर। उसके बाद रिपोर्ट दर्ज होने के बाद हमारे फरसगांव थाना के द्वारा मुझे बहुत सी जानकारी मिली, और मार्च महीना में तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ सर, अप्रैल में हुआ सर। अप्रैल में होने के बाद उन्होंने थाना के द्वारा डिटेल लिया बैंकों का, और फिर धीरे धीरे अब मई महीना में 5 मई को हमारे थाना के DPO साहब सम्माननीय अभिनव उपाध्याय और यहाँ के जो पुलिस कर्मचारियों के द्वारा टीम निकला और मुझे ये सफलता प्राप्त हुआ। इसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साहब को, और मैं भी खुश हूँ सर। और मैं भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना हो, अब ऐसा चाहता हूँ। टोटल अमाउंट हुई सर 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपया आल आता है। ऑनलाइन जो बीमा करवाते हैं उस पर नहीं, झांसे पर नहीं आना चाहिए। वीडियो कॉलिंग के द्वारा उन्हें पूरा करवाता था, ऐसा करो वैसा करो, पूरा करवाते थे। हाँ सर, मैं अब DPO साहब पर विश्वास रखता हूँ मैं, और जो आरोपी हैं उनके द्वारा चर्चा हुआ है कल, तो विश्वास लग रहा है कि आपका जो भरपाई हम करेंगे बोल के भरोसा दिलाए हैं। तो मैंने इनको टाइम दिया, तो मैंने इनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की क्वेरी करी कि सर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स या इंश्योरेंस के पेपर हैं। इन्होंने फिर बोला हाँ ये चीज़ें हैं, फिर उन्होंने दी। तो फिर हमने इनको बाय द डॉक्यूमेंट्स एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, तो इन्हें CIO का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया। फिर इनको जो है उस बात पे, तो इस बात से लेके उन्हें तसल्ली हुई, और इससे वो हमारे साथ फिर आगे कंटिन्यू हुए और पैसे डालने लगे। जी, पैसे डालने। ये पैसे आप ये बताओ कि आप अकाउंट कैसे खुलवाते थे, एक्सप्लेन करो। सर मैं ये अकाउंट किसी अकाउंट होल्डर से खरीदता था एज ए परसेंटेज, ठीक है, और परसेंटेज खरीद के हम उसे परसेंटेज देते। कितना परसेंट देते थे? 100 रुपए मान लो कस्टमर का आया, तो आप अपने नीचे वाले को कितना पैसा देते थे? वो अकाउंट होल्डर को कितना पैसा देता था? हम अपने नीचे वाले को 15% देते थे। हाँ। और अकाउंट होल्डर फिर आगे जो है उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था। वो अपने 15% से ही देता था। हाँ। आपको कितना मिलता था? अगर हम 4 लोग हैं तो रेस्ट 85 डिवाइडेड बाई 4। अब तक कितने सालों से काम कर रहे हो आप लोग, और अब तक कितने लोगों को फ्रॉड कर चुके हो? अभी तक ऐसा सर, मैं कॉलिंग में अभी सिर्फ 2 दिनों से ही हूँ, मतलब शंकरलाल जी से ही मेरी पहली बात हुई थी। इससे पहले हम किसी Very good morning. Am I speaking with Michael? Yes. All right. Hi, Michael. This is Mike, and I'm calling you on behalf of a mortgage company. Okay. Let me tell you, sir. First of all, would like to tell you this is not a fraud call. This is absolutely a genuine call. You can verify it because we are not doing any kind of fraud. If you are doing any kind of investment, if you have any kind of issues,
kindly, if you would like to, sir, would like to ask you one question first. Because I was working for the companies, right? When I was talking to the customers, if you talk about HCL, Okay. so basically that was an inbound call which we were receiving. Okay. So wherein, we need to ask to the customer that what kind of problem they are facing. Okay. Because if customer is saying that, okay, my internet is not working, there is a problem in my broadband connection. Right. So we need to ask certain questions, right? That since how long your router is not working, Right. since how long, like what kind of lights you can see on the router, Right. and when you basically made that complaint. So basically at